हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। डैड, आपको देखने का बहुत ही मन हो रहा था, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, प्लीज़ आप अपने लैपटॉप से ऑनलाइन आएं ज़रा। फ़हीम ने जल्दी जल्दी बोलते हुए उन्हें कुछ भी कहने का मौका दिए बिना कॉल ड्रॉप कर दी थी और बेसाता एक सुकून भरी हुई सांस ले। उसे ये इंतहाई मुश्किल काम उस हालिफ के बच्चे ने सौंपा था। जल्दी से कॉल लगा अब। बेगैर तो कमीनों, सब मुश्किल काम तुमने मुझसे करवाने होते हैं। अगर डैड को ज़रा सा भी शक पड़ गया ना तो वो यही आकर सच में मुझे तोड़ फोड़ डालेंगे। अब उसने हालिफ को घूरते हुए कहा और हालिफ ने 1 मिनट की देर किए बिना एक सोशल साइट से अंकल को कॉल लगा दिया। रकीम और हादी भी जल्दी से फ़हीम और हालिफ के एतराफ़ में आ बैठे थे। दूसरी तरफ से अंकल ने भी उनकी फ़ौरन कॉल पिक की थी और स्क्रीन पर उनका चेहरा देखना शुरू किया था। वो सामने ही सेंटर चेयर पर बैठे हुए थे। उनके बिल्कुल साथ दाएं तरफ जाविया शाह कुर्सी पर बैठे थे और बाएं तरफ शहरियार अफंदी, जबकि रेहान शाह उनकी कुर्सी के एक तरफ पीछे खड़े कदरे झुक कर इन सबको स्क्रीन से ज़्यादा ले रहे थे। इधर स्क्रीन पर हालिफ का चेहरा सबसे पहले नमूदार हुआ था, जिसके सर पर पट्टी बांधी हुई थी और एक आंख के एतराफ पर कुछ लाल नीली सी टाइप की चोट थे। निचला होंठ भी बहुत ही गहराई तक लंबी सी लाइन से कटते होने का तासर दे रहा था, जबकि साथ बैठे हुए फ़हीम के नाक और होंठ पर काफ़ी से ज़्यादा सूजन थे और दोनों गाल भी लाल पड़े हुए थे, जैसे किसी ने रख कर दोनों तरफ बारी बारी मुक्के बरसाई हों। फ़हीम के साथ बैठे बैठे रकीम ने पूरे सर और मुंह की तरफ पर पट्टी बांधी हुई थी। उसके गले में भी पट्टी डली हुई थी, जिसमें उसका दायां हाथ लटका हुआ था। इस लड़के हुए हाथ में भी पट्टी बांधी हुई थी। आदि के पहले से सूजी हुई नाक को मेकअप से और सजाया गया था और दोनों आंखों के इतराफ में डार्क ब्लू कलर के बड़े बड़े सर्कल थे। सर पर एक कट लगा हुआ था जिसमें मसनूई खून लगा हुआ था। वो चारों कहीं से भी एक्सीडेंट का शिकार नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनको जमकर किसी ने पीटा हो। जाविया शाह ने लब पीट कर अपनी हंसी रोकी थी। यही हाल फरमान दुरानी और शहरियार अफंदी का भी था, जबकि रेहान शाह इन चारों को गौर से देखते हुए उनके जख्मों की नवीद को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसा एक्सीडेंट था जिनमें उन्हें सिरारी चोटें बिल्कुल परफेक्ट और फेस के फ्रंट साइड पर आए थे। अस्सलाम वालेकुम डैड, आप और बाकी सब भी यही हैं? ओ अच्छा, फूफा जान, रेहान चाचू, शहरियार चाचू, कैसी हैं आप सब? हालिफ जो इस वक्त सिर्फ फरमान रानी को अकेला समझकर सलाम करने जा रहा था, सामने मौजूद अपने वालिद साहब और दोनों चाचाओं को एक साथ बैठा देखकर घबरा कर आ गया था और बेसाता हिकलाते हुए उनकी हैरियत दरियाफ्त करने लगा था। फाहिम, आदि और रकीब भी सामने अपने अपने वालिद साहिबान को देखकर घबरा से गए थे। अकेले फरमान अंकल को वो चारों मिलकर आसानी से हैंडल कर देते, मगर एक साथ इन सब का सामना करने का फिलहाल इन चारों में हिम्मत ना थी। वालेकुम सलाम पुत्र, ए की होया है? तुम सबका एक साथ एक्सीडेंट, वो भी इतना खतरनाक, चंगी गल नहीं है। जाविया शाह ने अपने महसूस पंजाबी स्टाइल में उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। लहजे में मसनूई हमदर्दी शामिल थी। वो चारों बहुत ही बुरे फंसे थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी चोरी पकड़ ली गई है। बच्चे, आप लोग इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुए, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? हम तो एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि परसों तक हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे, मगर ऐसी कंडीशन में आप ट्रैवल कैसे करोगे? घर में आप लोगों की माएँ भी आपका वेट कर रही हैं। शहरियार अफंदी ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। उनकी बात से इन चारों को कदर तसल्ली मिली। जी डैड, हम तो दोपहर तक सारी पैकिंग भी कर चुके थे, मगर शाम में इतनी चोटें लग गई। अब हम भी फिक्रमंद है कि कैसे इतना लंबा सफर करेंगे। अदिल ने कराते हुए दर्द भरे लहजे में कहा, क्योंकि कनाडा से पाकिस्तान तुम लोगों ने पैदल आना है, फ्लाइट से तो आओगे ना, तो मसला क्या है? यहाँ आओ, यहाँ ट्रीटमेंट करवाएंगे तुम्हारा। और तुम्हारी माँ ने तो वैसे भी तुम लोग को हथेली का छाला बनाया हुआ है, वो लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे तुम सबका। रेहान शाह को लताड़ते हुए बोले। वो काफी देर से लोगों की चोटों का मुआयना कर थे और जान चुके थे कि ये मसनूई चोटें उनको धोखा देने के लिए लगाई गई हैं, इसलिए उनका प्लान वो कुछ कुछ समझ गए थे। ना ना डैड, प्लीज इस तरह से हिलने की भी हिम्मत नहीं है। इतनी देर प्लेन में बैठना हमारे लिए दुश्वार हो जाएगा। प्लीज समझने की कोशिश करें। हम लोगों के हाथ में थोड़ा सुधार आ जाएगा ना, फिर हम खुद ही वापस आ जाएंगे। रकीम ने मिन्नत करते हुए कहा। वो इतनी मेहनत के बाद हाथ आया ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। वो यहाँ से जाने का जब भी सोच रहा था तो उसके तस्वर में उसके सिंड्रेला उसे शिकायती नजर से देखती हुई मिलती थी। उसकी नजरों के तीरों से घायल होता बेचैन सा उठता था। लो बेटा जी, सीधे से कहो ना कि आप लोग को वहाँ मजीद रुकना है। इतना नाटक करने की जरूरत नहीं थी। आप शायद भूल जाते हैं कि हम लोग आपके बाप हैं, आपसे पहले इस दुनिया में आए हैं। फरमान दरानी ने रिलैक्स होकर कुर्सी की पुछ से सर टकाकर कहा था। उनके बाप वो चारों से पटा गए थे। और हाँ रकीब मेरे बच्चे, आगे से जब ये हाथ में चोट लगी ना तो अपने हाथ की पट्टी मुकम्मल करवाना। जगह जगह से उधेरी भी बैंडेज तुम्हारा पोल खोल देती है। आदि, तुम्हारी आंखों का नीला रंग बहुत ही ज्यादा गहरा हो गया है, आगे से उसको हल्का रखना। और फहीम,
तुम्हारे गालों की लाल भी दूर से ही मसनूनी लग रही है मेरे बच्चे। कौन सी सस्ती लिपस्टिक इस्तेमाल किया तुमने? हालिब मेरी जान, इतने गहरे कट के बाद तुम्हें स्टिचेस नहीं दिए गए, हैरत है। और उससे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि खून भी रुका हुआ है। रेहान शाह ने इन तीनों का पोल एक सेकंड में खुलकर आ दिया था। वो चारों मिनटों में दौड़ लिए गए थे और मान चुके थे कि वो लोग उनके बाप हैं जिन्हें वो धोखा नहीं दे सकते थे। कितने दिन चाहिए? आपके फरमाश हम सीधे मुद्दे पर आए थे, 10 दिन। फहीम ने दोनों हाथों की उंगलियां खोलकर उन्हें दिखाते हुए कहा था, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन। नामे दिन तुम चारों घर पर मुलाकात होगी। फरमान दुरानी ने कहते हुए इन चारों के दिल खुश कर दिए थे। थैंक्स डैड, सिर्फ 8 दिन, उसके बाद गो बैक टू होम। फहीम ने उनको दूर से ही हाई फाई किया था और फरमान दुरानी उसकी पहचाना हरकत पर मुस्कुरा दिए थे। है ना पुत्र, हूं साड़ियां एक गल दसो मनो, कोई कुड़ी बुड़ी का चक्कर है? हमारी नूह मिल गई है क्या? शर्माने की लोड़ नहीं है, दस भी मैनू। जाविया शाह ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा था। वो चारों उनकी बात सुनकर जोर से हंस दिए थे। जाविया शाह शुरू से ही ऐसे जोली टाइप के थे, सब बच्चों से हमेशा फ्रैंक रहते थे। हालिब अपने डैड के बिल्कुल उल्ट था। वो जितना जिंदा दिल इंसान थे, हालिब इतना ही सरिया हुआ और अकड़ू था। उसकी सूरत हूबहू जाविया हसन शाह जैसी थी और उनका आईना था उनकी जवानी की तस्वीर, मगर उसकी आदतें उनसे बिल्कुल अलग थी। जाविया उसको देखकर अक्सर कहा करता था कि वो शक्ल में उन पर और मजाज में अपने मामे पर गया है। उनकी बात सुनकर राहिया हसन शाह चिढ़ जाती थी। जरूर पड़े पापा, आपको ही सबसे पहले बताएंगे, बिकॉज वी आर चड्डी बड्डीज। आदि और रकीब ने हंसते हुए कहा था, जबकि उनके संजीदा मजाज बेटे के चेहरे पर भी बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जिससे जाविया और हसन शाह समझ चुके थे कि मामला जरूर गड़बड़ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पास बैठे हुए फरमाकर कुछ इशारा किया, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए चंद अलविदाई कलमात कहकर कॉल ड्रॉप कर ली थी। कॉल से फ्री होते वो चारों अपना मसनूई मेकअप उतारते हुए शुक्र करने लगे थे कि एक मसला तो हल हुआ। अब उन्हें किसी तरह इन हसीनों से भी राब्ता करना था ताकि डिनर डे डिसाइड हो सके। फहीम ने जल्दी जल्दी मेकअप साफ करते हालिब को जा पूजा, आलिश को जा दुबोचा। चल भाई कंग फू पांडा, अब जल्दी से अपनी अरबी स्नो वाइट से मिलने की प्लान नहीं कर, क्योंकि यह सारी गड़बड़ तुमने की है कमीने, इसलिए यह कारनामा भी तेरे हाथों का अंजाम पजीर होगा। वो उसकी गर्दन को पीछे से दबोचते हुए था और हालिब ने झटके से उसका हाथ पकड़कर पीछे किया और खून हमार नजर से देखने लगा। ऐसे कैसे देख रहा है बे? सच तो क्या है, वो बेचारी तो इन्वाइट करने घर तक आई थी और तूने ना सिर्फ उसका दिल तोड़ा बल्कि बेइज्जत करके घर से भी निकाल दिया। अब तू उसके पास जा, उससे माफी मांग और कुछ भी करके सैटरडे की बजाय मंडे या ट्यूसडे का डिनर रख ले, ताकि हमारी शक्लें मिस्टर मुराद के सामने जाने के काबिल हो सके। फहीम ने संजीदगी से कहते बाकी दोनों को भी देखा, जिसकी बात सुनकर मुतफिक होकर जोरों शोर से सर हिलाने लगे थे। फहीम ठीक कह रहा है, तूने सारा रायता पिलाया है ना, अब तू इसको समेट। आदि उसके कंधे पर हाथ चाटते हुए कहा था, मुझसे तो सिंड्रेला को देखे बिना अब रहा नहीं जा रहा। जब भी आंखें बंद करता हूँ वो तस्वर में आकर मुझे झंझोड़ जाती है। यार वैसे उसे मिलने की जल्द अजल्द कोई तदबीर करो। जा भाई हालिब, मांग ले माफी स्टैचू से। यकीन कर, तुझे सिर्फ देख कर ही वो कौमे में चली जाएगी, तुझे माफी की जहमत भी उठानी नहीं पड़ेगी। तू जो भी बोलेगा उसको वो साकत खड़े सुनती रहेगी, बस तेरा काम भी आसान और उसकी दीदार की चाह भी पूरी हो जाएगी। बाकी फहीम तेरे साथ होगा, डिनर डे वही खड़े खड़े डिसाइड करेगा। रहीम ने आंखें बंद करते हुए बेड पर दराज होते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनते फहीम उछल कर बेड पर दराज रहीम के ऊपर जा गिरा। तुम क्यों नहीं जाता साले? साले ओछे काम तुम लोग मुझसे ही करवाते हो, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, यह खुद जाएगा अकेला। फहीम भी अब फैलकर रकीब के साथ ही लेट गया था। हालिब ने परेशान नजर उन तीनों को देखा था। देखो मेरे भाइयों, मुझसे ये नहीं होगा, मैंने आज तक किसी लड़की से माफी नहीं मांगी। और फहीम तुझे तो काफी प्रैक्टिस है ना जिल्लत लड़कियों से माफी तलाफी करने और मरासम बनाने की, तो तू जाना उसके पास, मेरी तरफ से तू उससे माफी मांग ले प्लीज। हालिब ने फहीम का हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट की। अबे जा, मैं क्यों जाऊं? मुझसे पूछकर बेइज्जती की थी तूने उसकी, जो तेरे बदले में माफी मांगो। फहीम ने तीखे जितनु से हालिब को देखा, जो इस वक्त रोनी सूरत बनाए हुए खड़ा था। वाकई ये उसके बस का काम नहीं था। उसने आज तक किसी भी लड़की से माफी तो दूर ढंग से बात तक ना की थी और फहीम की उसकी शक्ल देखकर उस पर तरस आ गया था। चल एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ चलता हूँ। रकीब सही कह रहा है, वो तुझे देखते ही फ्रीज हो जाती है, बस तू इसी मौके का फायदा उठा लेना, उसकी मदहोशी में उसे माफी तलाफी कर लेना। जब तू उसे बात करके खामोश हो जाएगा ना, तो मैं उसको हिलाकर नींद से जगा दूंगा और तू बात उसे इतना पूछना, ठीक है मिस सफीन, आपने मेरी मदद कबूल कर ली है ना? फिर वो बेचारी शर्मिंदा को बोलेगी, जी जी कर ले। फिर मैं बातों ही बातों में उसे पे ना
जाने का बताऊंगा और फिर हम डिनर का डेट डिसाइड कर लेंगे। बोल कैसा? फहीम ने बाकायदा हालिब और सफीन की आवाज़ें निकालते हुए बाकायदा बारी बारी इन दोनों की एक्टिंग करते हुए डिटेल से समझाया। कभी वो सफीन के फेशियल एक्सप्रेशन कॉपी करते हुए स्टैचू बन रहा था और कभी हालिब की तरह बेजाज सूरत पर आकर लापरवाही से इधर उधर देख रहा था। उसके ड्रामे देखकर हालिब समेत रकीम और आदि भी मुस्कुरा दिए थे। हाँ चल ठीक है, मगर हम उससे मिलेंगे कहाँ? उसके घर या फिर तेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर है? हालिब ने फहीम से पूछा। अबे वही मिलेंगे ना, वो रोज वहाँ आती है। फहीम ने तो जवाब दिया था। कहाँ? हालिब ने समझी से पूछा था। रेल ट्रेल गार्डन। वो तीनों यकजबान होकर बोले और हालिब के साथ अपने सर पर हाथ फेंक कर आ गया था। चुप हो जोसेफिन, आहर कब तक रोती रहोगी इस तरह से? तुम कल से लगातार रोते जा रही हो, ऐसे रोने से क्या होगा? क्या वो तुमसे एक्सक्यूज करने यहाँ आ जाएगा? मेहरोसा ने रोती हुई सफीन को अपने साथ लगाते हुए कहा, जो कल शाम से वक्फे वक्फे से आंसू बहा रही थी। उसे जब जब इस सितम का वो तस्लील भरा हुआ रवैया याद आता तभी उसकी आंखें पानियों से भर जाती। इतनी इंसल्ट उसकी आज तक किसी ने नहीं भी की थी। वह हमेशा से सबकी पसंदीदा रही थी, घर हो या बाहर, हर जगह उसे हाथों हाथ लिया जाता था। उसकी बेताशा खूबसूरती, शोही, शरारतें, सहानत और दौलत की फरावानी ऐसी खूबियां थी जो कि उसे हजारों नहीं बल्कि लाखों में एक बनाती थी। मगर ये कैसा सितम था कि जिसे पहली नजर देखते ही उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। उसने तो उसे सिरे से कोई भी अहमियत ना दी थी। यहाँ तक कि उसकी बेताशा खूबसूरती ने भी उस जालिम शख्स के दिल पर कोई भी असर नहीं किया था। उसे अपनी खूबसूरत शक्ल से भी चिढ़ सी होने लगी थी। कल रात भी जब वो घर आई थी तो कुछ देर बाद डिनर का टाइम हो गया था। वो पापा की वजह से मजबूरन डाइनिंग टेबल तक आ गई थी और चंद दमाले जहर मार कर सोने चली गई थी। फिर सुबह नाश्ते के लिए भी नहीं गई थी। सोने का बहाना कर सर मुंह लपेटे पड़ी रही थी। दिन भर वह तीनों उसके पास आकर उसे समझाती चुप कराती रही। यहाँ तक कि हालिद ने भी मुतअद्दिद बार उसे पूछा था कि क्या हुआ है, वो सुबह से इस तरह से क्यों पड़ी हुई है, मगर उसने उन्हें भी गोल मोल जवाब देकर टाल दिया था। अब दूसरी रात आ गई थी और खाने का वक्त हो चुका था। बाहर मम्मा पापा डिनर के लिए उनका इंतजार करते। आयशा शाम को उसे काफी देर से तसल्लियां दिलासे देती रहती, फिर न जाने वो कहाँ चली गई थी कि अब तक वो वापस न आई थी। और ज़हीर मुराद उसे कॉल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सफीन को बुलाने सनम और मेहरोसा को भेजा था। रोती हुई सफीन को मेहरोसा ने साथ लगाए समझा रहे थे। सनम अलबत्ता खामोश और सपाट नजर से बहन को देख रही थी, जो बिला वजह किसी अजनबी की मोहब्बत में दीवानी हुई जा रही थी। उसे तो मोहब्बत से ही शदीद किस्म की नफरत थी। वह सफीन को अपनी तरफ से जितना भी हो सका समझा चुकी थी, मगर वो कुछ समझना नहीं चाहती थी। उसे मुसलसल रोता हुआ देखकर अब सन्नम का दिल भी दुखने लगा था। उसकी बहन उसके सामने रो रही थी और वो बेहिस्सों की तरह खामोश खड़ी रहती। उसका दिल उसे मलम्मत करने लगा था। तभी उसने एक बार फिर से सफीन के करीब बैठकर उसे समझाना चाहा। सफीन मेरी जान, रो क्यों रही हो? देखो ये सब कबल वक्त है, तुम अभी सिर्फ 17 साल की हो। प्यार मोहब्बत के लिए जिंदगी पड़ी है। अभी पढ़ाई करो, अपने पैर पर खड़ी हो, कैरियर बनाओ। हमने पहली कम उम्र के इन रिश्तों से कितनी बड़ी चोट उठाई है, तुम्हें तो सब पता है ना। फिर भी क्यों इन हारदार रास्तों पर चल रही हो? वक्त से पहले ये सब मत करो प्लीज। सनम के दिमाग में माजी के होलनाक यादें फिर से ताज़ा होने लगी थी। उसे शिद्दत से सफीन को खुद में बीजा था, जैसे उसे इस दर्द से बचाना चाहती हो। उस लड़के के रवैये से साफ जाहिर है कि उसे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये सब यक तरफा है, फिर क्यों खुद से जिद लगा रही हो? सनम ने दुख से सफीन का चेहरा उठाते हुए कहा था, जो कि रो रो कर शुरू होता हुआ इस वक्त मजीद खूबसूरत लग रहा था। इसमें सनम में और ज्यादा मुमासलत थी। अब भी सनम को लग रहा था कि सामने 2 साल पहले वाली सनम बैठी हुई है। दोनों को तकलीफ एक ही सिन से मिली थी, मगर दोनों के दुख की वजूहत अलग अलग थे। सनम को अपनी ये जली सी प्यारी सी बहन भी बहुत ही अजीज थी, जिसके साथ ही इस दुनिया में आई थी। उसके साथ हुए साने ने सफीन को उसकी तरफ से इतना एहसास कर दिया था कि पल पल सनम के साथ साइकिल लगे रहते थे। यहाँ तक कि रातों को उठकर कुछ देती और सोने का यकीन करके ही सोने लेटती थे। वो कितनी थकी हुई होती, सनम के जागने तक उसके साथ जाती और मुसलसल अपनी शरारती बातों से उसका दिल हिलाले रखती थी। अपनों के लिए सफीन ऐसी एहसास थी, सबकी फिक्र करती थी, मगर आज वह खुद तकलीफ में थी, उदास थी, रो रही थी। और सनम अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाती, बेहिसी थे। वो कुछ करती भी कैसे? जिस शख्स की वो चाह करती वो उसे पसंद नहीं करता था, उसके जिस्मों की शिद्दतों से भी यकसर अनजान था। इट्स ओके सनम, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त तो प्लीज। और खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। पापा से कह दो मैं बाद में खा लूंगी। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ।
तुम दोनों जाओ, पापा वेट कर रहे होंगे। सफीन ने आहिस्ते से कहते हुए सर तक कम्बल तान लिया था। साफ इशारा था कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। मेहरोसा और सनम ने एक दूसरे को बेबसी से देखा और खामोशी से बाहर चले गए। इन दोनों को सफीन के बगैर आता हुआ देखकर सुहेब साहब समझ गए थे कि आज फिर उनकी लाडली किसी बात पर बढ़म है, क्योंकि इस तरह से वो खाने से बाइकाट सिर्फ गुस्से में करते थे। उन्हें अपनी की बेटी बहुत ही प्यारी थी। वैसे तो हमेशा हंसती मुस्कुराती मस्त मगन से रहती थी, मगर जब उसे गुस्सा आता था तो किसी का लिहाज ना करती थी, ना ही उसके सिवा किसी की बात सुनती थी। इसलिए वह खुद उसको लेने गए थे और कुछ देर बाद वो मुंह बनाती उनके साथ आती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि अपने पापा की वो सैर चढ़ी बैठी थी। उनसे हमेशा अपनी मनवाती थी, मगर वक्त जरूरत उनकी मानती भी थी। जैसे इस वक्त वो मुंह बनाते हुए सही, मगर पापा के कहने पर खाना खाने आ गई थी। उसके पापा ने अपने रोने की वजह सर दर्द बताई थी। अब वो न जाने मुतमिन हुए भी थे या नहीं, मगर मस्जिद कुछ पूछे बिना उसे बहलाकर बाहर तक लाने में कामयाब हो गए थे। दोनों बाप बेटी को साथ आता हुआ देखकर हाले का पारा चढ़ गया था। उन्हें शुरू से बाप बेटी के ये फजूल चौंचले पसंद ना थे। अभी उन्होंने गुस्से से दोनों को घूरा और चुपचाप मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई रुख मोड़कर बैठ गए। जुहैर साहब ने लब बीच का मुस्कुराहट दबाते हुए उनका अंदाज देखा था और खामोशी से सफीन का हाथ पकड़े अपने दाएं साइड वाली उसकी महसूस कुर्सी पर बिठाते हुए सबको खाना खिलाने का इशारा किया था। सुहेब मुराद ब्रेकफास्ट और डिनर घर पर ही करते थे। उनका लंच ऑफिस में होता था, इसलिए जब वो मौजूद होते तो इन लोगों के बिना ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं करते थे। इन चारों को भी हालांकि सख्त हदायत थी कि ब्रेकफास्ट और डिनर के वक्त वो लोग घर पर ही मौजूद हों, इसलिए बिना नाश्ते के वो कॉलेज भी नहीं जाती थी। और डिनर टाइमिंग में अगर इन चारों की कोई भी बाहरी मसरूफियात होती तो हाला उनको कॉल काट के घर बुलाकर ही दम लेती। उनमें से किसी एक की भी गैर मौजूदगी में सुहेब मुराद के गले से नवाला नहीं उतरता था। हत्ता कि इन लोगों को किसी पार्टी में जाना होता तो कितना वक्त ही क्यों ना बीत जाए, ज़ुहैब उनकी वापसी के इंतजाम में खाना नहीं खाते थे। उनके वापस आने के बाद वो खाने के लिए बैठते थे। इन लोगों को भी हल्का फुल्का उनका साथ देना पड़ता था। अगर ज़ुहैब किसी मीटिंग या बिजनेस डिनर पर होते तब भी यही रोल अपनाया जाता था। वो लोग उनके डिनर में इंतजार नहीं करते थे। उनके आते ही टेबल सजती और डिनर किया जाता, जिस पर ज़ुहैब भी उन लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर आहर तक मौजूद रहते। सिर्फ ज़ुहैब की गैर मौजूदगी में हालात समेत वह पांचों अपनी मनमानी करती थी। जब भी ज़ुहैब मुराद मुल्क या शहर से बाहर जाते वो अपने अपने रूटीन से हट जाती थी, वरना ज़ुहैब की मौजूदगी में अगर वो चारों घर पर मौजूद होते भी खाने के वक्त टेबल पर ना आती तो ज़ुहैब मुराद खुद जाकर उन्हें साथ लेकर आते और फिर खाना या नाश्ता किया जाता। ये सब ज़ुहैब मुराद के प्राइवेट रूल्स थे। उनकी अपने बच्चों के लिए मोहब्बत का ये अनोखा सा अंदाज हाले समेत इन चारों बहनों को भी बहुत ही बाता था। इन चारों में इस रूल को सबसे ज्यादा आशा तोड़ती थी। ज़ुहैब साहब की उसके सरगर्मियों से थोड़ा सा बहुत वाकिफ होने की वजह से उन्हें थोड़ी राय दे देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आशा का तरीका चाहे गलत हो मगर नीयत ठीक होती थी। वो हमेशा इन लोगों को सबक सिखाती थी जो औरत की इज्जत करना नहीं जानते थे। और फिर 2 साल पहले इस हादसे ने इनकी जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा था। उसके बाद से उन्हें आशा बिल्कुल सही लगती थी। कम से कम उसे खुद को ऐसे जानवर नुमा इंसान से बचाना अच्छी तरह आता था। वो खुद की हिफाजत करना जानती थी। वो चाहते थे कि उनकी बाकी बेटियां भी आशा की तरह नंडार होकर दुनिया को फेस करना, खुद को प्रोटेक्ट करना सीखे। मगर सनम और मेहरोसा फितरतन बहुत ही डरपोक थी और सफीन उनकी मूडी बेटी इतनी टैलेंटेड थी कि बिना हाथ पैर चलाए हुए सिर्फ अपनी बातों हरकतों से मुकाबलों को तिगनी का नाच नचाकर रोने पर मजबूर कर देते थे। उसे पंगा लेने वाला अपने सर पर हाथ रखकर घंटों रोता रहता कि क्यों उसने वीरों के छत में हाथ डाला। उन्हीं की हवाइश पर आशा ने अपना 2 साल मार्शल आर्ट कोर्स इस साल मुकम्मल कर लिया था। उन्होंने सफीन, सनम और मेहरोसा को भी आशा के साथ एडमिशन करवाना चाहता, मगर मेहरोसा और सनम ने तो उनके सामने बाकायदा हाथ जोड़कर मदद कर ली थी और सफीन ने 6 महीने बाद ही अपनी मुड़ी तबीयत की बदौलत कोर्स अधूरा छोड़कर आयशा और एड्रियो के साथ बाइक राइडिंग और साइकिलिंग में तबाह आजमाई शुरू कर दी थी। बाद में आयशा तो सब कुछ छोड़ छाकर बस मार कटाई में बिजी हो गई थी, लेकिन सफीन एंड्रियो की गर्दन दबोच कर कभी कभी रात में बाइक राइडिंग और मॉर्निंग में साइकिलिंग के लिए निकल पड़ते थे। मगर आजकल एंड्रियो अपने वाला साहब की सद निगरानी में था, इसलिए उनके हत्थे कम ही चढ़ता था। इस वक्त डिनर टेबल पर सुहेब मुराद अपनी लाडली की नाजबरदारी में मसरूफ थे। थोड़ी थोड़ी देर में उनकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल रहे थे, जैसे बज़ाहिर बेजारी के साथ सफीन मुंह बनाते हुए, मगर असल में बड़ी ही रगब से खाना खा रही थी, क्योंकि वो सुबह से भूखी थी और इस वक्त उसके पेट में चूहे 100 की स्पीड से दौड़ रहे थे। बाकी सब खामोशी से खाना खा रहे थे। सफी मम्मा को भी चोरी चोरी देख रही थी, जो उस वक्त काफी गुस्से में थी, जबकि ज़ुहैब मुराद भी मुस्कुराती हुई नजर से हालांकि तने हुए चेहरे को कनखियों से देख रहे थे, जो खुद खाने के साथ साथ इन सबको भी कोई ना कोई डिश उठाकर दे रही थी, सफाई सफीन और ज़ुहैब मुराद के। हालांकि सुबह से अपनी इस मूडी बेटी की वजह से परेशान थी, जो सारा दिन
انہیں ستانے کے بعد نہ کچھ کھانے کا تیار تھی اور نہ ہی روم سے باہر آئی تھی، اور ابھی جب اسے ڈنر کے لیے بلانے گئی تھی تبھی اس نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا، مگر اب باپ کے ایک اشارے پر چلی آئی تھی، اس لیے ان دونوں سے اس وقت کافی غصہ تھی۔ ان کی چاروں بیٹیوں میں سے صفین اور عائشہ ایسی تھی۔ صفین نے تو ان کی بات بچپن سے کبھی مانی ہی نہ تھی۔ وہ اور عائشہ دونوں اپنی مرضی کی مالک تھی، دونوں اپنی من مطابق چلتی تھی۔ ان کے مقابلے سنم اور میروسا بہت ہی فرما بردار بچیاں تھیں، ان کے ہر حکم پر لبیک کہنے والی، جو بات پہ وہ کہتی دونوں بنا کسی چون چران کے مانتی اور عمل کرتی تھی۔ اس لیے جہاں پر صفین اور عائشہ سہیل صاحب کی چہیتیاں تھیں، وہیں پر سنم میروسا ان کی لاڈلی تھی۔ صبح میں تمہارے ساتھ سائیکلنگ کے لیے چلوں گی صفین ڈیئر، مجھے ذرا جانے سے پہلے جگا دینا، کافی دیر ہو گیا میں جاگ ہی پار نہیں گئی۔ عائشہ جو کچھ دیر پہلے باہر سے آ کر ان لوگوں کو جوائن کر چکی تھی، کانٹے سے فش کھاتی ہوئی صفین کو دیکھ کر بے ساتھ بولی، کیوں یہ تمہیں اچانک کیا شوق اٹھ گیا ہے سائیکلنگ پر جانے کا؟ اس سے پہلے بھی تو تم کہتی تھی نا کہ یہ فضول کے شوق ہے، ویسٹ آف ٹائم۔ صفین نے چونک کر عائشہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس وقت کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھا، 5 سال کی ہی سادگی تھی۔ وہ بڑی رغبت سے فرائیڈ رائس کھائی تھی، مگر صفین اچھی طرح جانتی تھی عائشہ کا کوئی بھی کام یوں ہی اچانک نہیں ہوتا تھا، ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی۔ بس یوں ہی من ہو رہا تھا، تم جاؤ گی نا تو تمہارے ساتھ چلوں گی، کمپنی مل جائے گی دونوں کو، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ مسکراتے ہوئے کہا تھا، جب اس کی آنکھوں سے شرارت صاف چھلک رہی تھی، جسے مہروسہ اور سنم نے بھی نوٹ کیا تھا۔ ہاں بیٹا جی، دونوں بہنیں چلے جانا، اچھی بات ہے نا، صبح کی تازی ٹھنڈی ہوا ہیلتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں حالے کو بھی ساتھ لے کر جایا کرو، یہ بھی کافی موٹی ہوتی جا رہی ہیں، تھوڑی سلم ہو جائیں گی۔ زہیب مراد نے شرارت سے حالے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو انہیں غصے سے گھورتے ہوئے پیر پٹا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ان کے غصے سے واک آؤٹ کرنے پر زہیب مراد کا زوردار کہکا بے ساتا تھا۔ مہروسہ سنم باپ کی نوک جھوک سے مسکراتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، جبکہ صفین کی پرسوچ نظریں عائشہ پر تھی، جس کی مسکراتی ہوئی آنکھیں اور معصومیت کے مصنوعی تاثر دیتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ اندازے لگانے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ آخر عائشہ اس کے ساتھ صبح گارڈن کیوں جانا چاہتی تھی۔